गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग विज्ञान एक 10वीं कक्षा का विज्ञान एक का पाठ देख रहे हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियो में आपको पता है हमने हमारा 5वां भाग शुरू किया हुआ है और जिसका नाम है बेटा ऊष्मा। तो ऊष्मा में हमने पिछले वीडियो में आपको पता है देखा था, गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली हुई है। इसको इंग्लिश में हम लोग लैटेंट हीट भी कहते हैं, है ना। लैटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने एक प्रयोग देखा और प्रयोग के आधार पर हमने कुछ चर्चा भी की, जिसमें हमने विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, जब ठोस पदार्थ में ऊष्मा का अवशोषण होता है तब पिघलने वाली क्रिया द्वारा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हमने देखी थी, और वही द्रव पदार्थ द्वारा जब ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है तब भाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का भी हमने अवलोकन किया हुआ है। और फिर हमने ये चार्ट भी देखा हुआ था, और चार्ट के बारे में मैंने आप लोग को जानकारी देखने के लिए भी बोला हुआ है, द्रवणांक और क्वथनांक, और हर एक पदार्थ के अलग अलग द्रवणांक और क्वथनांक में हमने पिघलने की विशिष्ट और वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ये इसके बारे में भी अलग अलग चर्चा की हुई है। आज हम लोग हमारे अगले भाग को शुरू करेंगे बेटा, जिसका नाम है पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन यानी कि जिसको इंग्लिश में रेगुलेशन भी कहते हैं हम लोग। अब पुनर्हिमायन यानी होता क्या है। अब एक आकृति यहाँ पे दी गई है, इस आकृति द्वारा आप लोग को इसको समझने में बहुत आसानी जाएगी बेटा, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। इससे आप लोग को पुनर्हिमायन के बारे में जानकारी बहुत विस्तृत रूप से और अच्छे रूप से आप लोग को बताई गई है। अब देखिए कि पुनर्हिमायन यानी होता क्या है। तो दाब के कारण बर्फ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ हो जाना, इस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। अब देखिए, ये जो इसकी परिभाषा है ये आपको याद करनी है। पुनर्हिमायन की परिभाषा यानी होता क्या है, परंतु ये परिभाषा मैं आप लोग को समझा कर देना चाहूँगा बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा लिया हुआ है और बीच में एक तार से जुड़े हुए दो वेट यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसको हम लोग भार कहते हैं। समान भार यहाँ पे लगाए गए हैं। अब बर्फ के टुकड़े पर इस तार को जब हम लोग रखेंगे भार के सहायता के साथ, तब क्या होता है कि थोड़ी देर में ये तार जो है वो बीच में से, मतलब ऊपर से दाब की वजह से नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है बेटा। अब जैसे जैसे ये नीचे आना शुरू होता है तो ये तार क्या कर देता है, ये बर्फ के, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये क्या करेगा, बर्फ के दो टुकड़े कर देगा, यानी ये भाग अलग हो जाएगा और ये भाग अलग हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, वही तो पुनर्हिमायन है। पुनर्हिमायन में क्या होता है बेटा कि जब ऊपर की ओर इस भार के द्वारा दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब ये दाब धीरे 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 नीचे नीचे आने की वजह से जो ऊपर का भाग जो कटा हुआ था वो अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता है बेटा। और जैसे क्यों जुड़ना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका दाब जो है वो कम होने लगता है, और कम होने की वजह से ये जुड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये तार नीचे नीचे आता है तो ऊपर का भाग पूरा का पूरा जुड़ा हुआ हो जाता है बेटा। और जैसे ये नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, आखिरी तक आ जाता है, तब ये उसके ऊपर वाला भाग जुड़ जाने की वजह से ये तार जो है वो एकदम यहाँ पे आप लोग को ये बोर्ड पर, कप बोर्ड पर आप लोग को या टेबल पर आते हुए सर सीधा निकलते हुए आप लोग को दिखाई देगा। परंतु यह इस बर्फ के दोनों टुकड़े को अलग नहीं कर पाएगा, भले ही ये तार जो है वो बाहर निकलता हुआ आप लोग को दिखेगा। इसी क्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। यानी दाब के कारण बर्फ का पिघलना तो होता है, और दाब कम करने पर पुनः बर्फ हो जाना, मतलब दाब यहाँ पे था तो यह पिघल कर ये टूटने लगा था, लेकिन जैसे जैसे दाब नीचे नीचे आता गया और ऊपर का दाब कम कम होता गया, तो ये बर्फ का टुकड़े, ये बर्फ जो टूटा हुआ था पिघलने की वजह से ये जुड़ना शुरू हो गया, और जुड़ने की वजह से क्या हो गया बेटा, ये पुनर्हिमायन हो गया। मतलब पुनः दाब जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे ये हिम बन गया। इसी क्रिया को हम लोग पुनर्हिमायन कहते हैं। अब देखिए, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ इस क्रिया में हो क्या रहा है। तो आपने बर्फ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा। बर्फ के चूरे को लकड़ी के सिंक के सिरे पर हाथ से दबाकर गोला बनाया जाता है। अब देखिए बेटा, बर्फ को
आप अपने मतलब अपने हाथों से डायरेक्टली पकड़ना इतनी आसान बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा झटका लगता है जब हम लोग बर्फ़ के गोले को पकड़ते हैं, है ना, डायरेक्टली पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग को किसका उपयोग करना पड़ता है? लकड़ी के चूरे का। अब लकड़ी के चूरे का उपयोग करने के बाद बर्फ़ को कोई भी आकार में ढाला जा सकता है या उसका गोला भी बनाया जा सकता है उसको दबाकर। तो बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत गोला कैसे बना? देखो, बहुत सारे बर्फ के टुकड़े थे और उसको गोला बनाना था। हाथ से बनाएंगे तो नहीं होता, लेकिन यदि हम लोग लकड़ी के सींग के आधार से अगर हम लोग को उसको दाब दिया जाए, दबाकर गोला बनाने की कोशिश की जाए, तो वह पुनः मजबूत गोला बन जाता है। ये क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बर्फ के दो टुकड़े लेकर एक दूसरे पर दबाकर रखें तो कुछ समय के बाद वे टुकड़े एक दूसरे से मजबूती से चिपक जाते हैं। इसी कारण यह घटित होता है। मतलब बर्फ के जो दो टुकड़े हैं या तीन टुकड़े हैं, मान लीजिए उनको दबा कर रखी थोड़ी देर, तो आप लोगों ने यह प्रयोग करके देखा होगा। इससे आप लोग को यह समझ में आता है कि जैसे ही टुकड़े एक दूसरे के साथ दाब की वजह से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मजबूती से चिपक जाते हैं और इसी कारण वो क्या होता है, बर्फ के चूरे जो है वो लकड़ी के सींग के आधार से भी जुड़ जाते हैं और वो गोला बन जाते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक साहित्य बताया गया है। साहित्य में आप लोग को एक प्रयोग के साहित्य है। बर्फ का एक छोटा खंड लेना है आप लोग को, पतली तार लेनी है, दो समान द्रव्यमान की बाट आदि लेना है, मतलब यहाँ पे दो भार लेने हैं आप लोग को, और एक टेबल ले लेना है। टेबल की सहायता से इस तरह बर्फ के छोटा खंड को हम लोग इस तरह से सजा लेंगे। और यहाँ पे आकृति बताई गई है। कृति में आकृति 5.3 में दिए अनुसार बर्फ का खंड स्टैंड पर रखिए। बर्फ का खंड हमने रख दिया स्टैंड पर। दूसरा है, एक तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमानों के दो बांध कर तार बर्फ के खंड पर रखिए। निरीक्षण कीजिए और क्या घटित होता है, ये हम लोग अभी इसके आधार पर चर्चा करेंगे। तो एक तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान वाले भार लगा लेने के बाद और बांध कर, मतलब यहाँ पे कड़क बांध कर तार के आधार पर बर्फ के तार जो है वो बर्फ के खंड पर रख देने के बाद अब क्या होता है बेटा, तो आपको तो पता है कि तार के दाब के वजह से ये इसके टुकड़े करने की कोशिश करता है, परंतु इसके दो भाग नहीं होते, बर्फ टूटता नहीं है। यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि तार के दो सिरों पर समान द्रव्यमानों के बांध कर बर्फ के खंड पर रखने पर तार धीरे धीरे बर्फ के खंड में धंस जाती है। कुछ समय के बाद बर्फ के खंड से बाहर आती है, परंतु बर्फ टूटता नहीं है। यानी कि जैसे जैसे तार दोनों सिरों के आधार पर बर्फ के खंड पर रखने के बाद धीरे धीरे नीचे आती है, वो खंड के अंदर धंस भी जाती है, परंतु कुछ समय बाद बर्फ के खंड से बाहर भी आ जाती है, परंतु बर्फ टूटता नहीं है। अब ये बर्फ क्यों नहीं टूटता है, यहाँ पे बताया गया बेटा कि दाब के कारण बर्फ का पिघलना तथा दाब करने पर पुनः बर्फ हो जाना, इस प्रक्रिया को ही पुनर्हिमायन कहते हैं। यह क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि यह बर्फ जो है वो पुनर्हिमायन बन गया था। तो दाब के कारण बर्फ का द्रवणांक 0 से कम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है। मतलब दाब के कारण क्या होता है बेटा, बर्फ का तो द्रव्यमान 0 से कम है ना, उसी के वजह से 0 डिग्री तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है, मतलब ये पिघलना शुरू होता है। परंतु दाब निकल जाने से द्रवणांक पूर्ववत हो जाता है। द्रवणांक जो है ना वो 0 होने की वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, पूर्ववत हो गया है होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा पानी का पुनः बर्फ में रूपांतरण होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से वह पानी जो है वो पुनः बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका तापमान बढ़ नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाने की वजह से वो क्या हो रहा है, वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और जुड़ने की कोशिश की वजह से ही जैसे जैसे दाब कम हो जाता है वो पुनर्हिमायन में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा पुनर्हिमायन। यह भाग आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। पदार्थ ठंडा है या गर्म, इस अणुबंध का अपने शरीर तापमान से क्या संबंध है। अब देखिए बेटा, पदार्थ यदि ठंडा है
तो उसे हम लोग अपने हाथों से डायरेक्टली बिना किसी सहायता से पकड़ नहीं सकते, या पदार्थ गर्म भी हो तो भी इसे बिना किसी सहायता से पकड़ नहीं सकते। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो लगभग 37 या 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे कम या ज़्यादा अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को पकड़ा तो हमारे शरीर वह तापमान सहन नहीं कर सकता, और उस वजह से हमको ज़ोर से झटका भी लगता है, और ज़्यादा ठंडा हो या गर्म हो तो हम उसे सहन नहीं सकते। ये है हमारे शरीर के तापमान से संबंधित जानकारी, जो कि ठंडे और गर्म पदार्थों को पकड़ने में हम लोग को महसूस होती है, और उसको हम लोग आसानी से नहीं पकड़ सकते, है ना। किसी कपड़े की सहायता से, या फिर बर्फ के चूरे को पकड़ने के लिए लकड़ी का सिंक के आधार पे हम लोग ही उसे पकड़ सकते हैं, या कोई और अन्य गर्म पदार्थ से ठंडी वस्तु पकड़ सकेंगे, या गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए हम लोग को कुछ कपड़े की सहायता हम लोग को लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा पानी का असंगत व्यवहार। पानी का असंगत व्यवहार, जिसको हम लोग हिंदी में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं, यानी कि पानी का असंगत व्यवहार क्या है, और उसके बारे में हम लोग को और अच्छे से चर्चा करनी है। परंतु मुझे लगता है कि पानी का असंगत व्यवहार देखने के लिए बेटा हम लोग को एक पूरा वीडियो देखना होगा, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए हम लोग को शुरुआत से इसको पढ़ना पड़ेगा। आज जो हमने पुनर्हिमायन देखा हुआ है, मैं आज का अपना वीडियो यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि मैं बीच में ही पानी का असंगत व्यवहार जो हम लोग देखने जाने वाले हैं उसको बीच में ही रोककर आधा भाग अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहता। क्योंकि जो भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उस वीडियो में आप लोग को एक महान वैज्ञानिक होप के उपकरण की सहायता से हम लोग पानी का असंगत व्यवहार का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को पानी के तापमान तथा आयतन का आलेख भी देखना है। इसके अलावा आप लोग को होप द्वारा बनाई गई यहाँ पे एक आकृति बताई गई है, ये होप का उपकरण नाम से इसको जाना जाता है। होप के उपकरण नाम से इस उपकरण के बारे में संदर्भ में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, इस आकृति का बहुत ही अपना एक अलग महत्व है, यानी कि इसमें किस तरह से पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही किस तरह से बदलता है, इसके बारे में संपूर्ण और अच्छी जानकारी यहाँ पे बताई गई है बेटा आप लोग को। और यह जानकारी आप लोग को अगले वीडियो में मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। यह आकृति द्वारा आप लोग को पानी का आलेख यहाँ पे बताया गया है कि तापमान और आयतन के संदर्भ में किस तरह से पानी का व्यवहार, असंगत व्यवहार यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट न करने वाला व्यवहार, जिसको हम लोग असंगत व्यवहार कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा कि इसमें बना हुआ जो ग्राफ है, यानी कि एक तापमान, समय और तापमान संबंधी आलेख। देखिए 2 थर्मामीटर हमने तापमापी हमने लिए थे, T1 तापमापी और T2 तापमापी, हर एक का असंगत व्यवहार आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। ये किसके आधार पर हमने बनाया हुआ है ये आलेख? ये होप के उपकरण के आधार पर बनाया हुआ है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि शीत प्रदेशों में पानी में रहने वाले सजीव किस तरह स्वतः मतलब खुद को सुरक्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे बर्फ का स्तर है और भी उसके अंदर किस तरह से ये सजीव जीवित रहते हैं और खुद को कैसे बचाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पानी का असंगत व्यवहार। ठीक है, तो आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, और जो वीडियो में आप लोग को मैंने पुनर्हिमायन के बारे में जानकारी बताई है, ये पूरी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। यदि नहीं जान चुके हैं तो इसी वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग पानी का असंगत व्यवहार के बारे में चर्चा करने ही वाले हैं। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है वो आप लोग अच्छे से समझिए, जानने की कोशिश कीजिए, और अभी तक जितना पोर्शन हुआ है अपनी कॉपी में लिख कर रखिए, और उसको बार बार रीड करते रहिए, लर्न करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, अपना खुद का ख्याल रखिए। बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए, और मास्क पहनिए, और बाहर से घर आने के बाद
अच्छे से हाथ धोइए, हैंड वॉश का उपयोग करिए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करिए। तब तक खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।